हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? एक बार फिर से श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, तथा इसके लेखक का अर्थात राइटर का नाम है अल्फोंस डाउडेट। इसको हम लोग एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। इसके पहले आप लोग इसके समरी को थोड़ा जान लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके सारांश को, इस कहानी में क्या है, पूरी कहानी का एक बार निचोड़ आप लोग जान लेंगे तो इस कहानी को पढ़ने में और सुनने में आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, थोड़ी रुचि आएगी। तो इस कहानी में यही है कि दो देश हैं, फ्रांस और जर्मनी, अर्थात पर्सिया। जर्मनी को इसमें पर्सिया बोला गया है। तो फ्रांस और पर्सिया के बीच युद्ध होता है, जिसमें फ्रांस की हार होती है और पर्सिया की जीत होती है। और पर्सिया फ्रांस को गुलाम बना लेता है और उसमें आदेश देता है कि अब अगले दिन से फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा नहीं बोली जाएगी, फ्रेंच नहीं बोली जाएगी। और फ्रांस के दो ज़िलों में कब्जा करता है, एक अल्सास और एक लॉरेन। उन दोनों ज़िलों का नाम है अल्सास और लॉरेन। और उन दोनों ज़िलों में ये आदेश देता है कि अगले दिन से इन ज़िलों में या इस स्थान पर फ्रेंच भाषा नहीं बोली जाएगी। आज भर सिर्फ एक दिन लास्ट समय दिया जा रहा है, आप लोग फ्रेंच भाषा पढ़ लीजिए। इसके अगले दिन से आप लोग को जर्मन भाषा बोलना है और विद्यालयों में जर्मन भाषा की पढ़ाई करनी है, जिसमें एक टीचर है जिनका नाम है यम हैमल और एक विद्यार्थी भी है। इन दोनों के ऊपर ये कहानी सेट की गई है, जो कि वो विद्यार्थी कभी अपनी भाषा में रुचि नहीं रखता है, कभी पढ़ाई में रुचि नहीं रखता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हमारी भाषा को बंद किया जा रहा है तो कैसे इमोशंस उसके अंदर से बाहर आते हैं और सभी बच्चे कैसा इफ़ेक्ट एक प्रकार का प्रेजेंट करते हैं, इसमें आप लोगों को दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ऑथर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, लेखक के बारे में, अल्फोंस डाउडेट के बारे में। अल्फोंस डाउडेट 1842 टू 1897। अल्फोंस डाउडेट का जन्म 1840 में हुआ और उनकी मृत्यु 1897 में हुई। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट, जो कि एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, एंड शार्ट स्टोरी राइटर, और छोटे कहानी के लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वार। ये जो लास्ट लेसन है, इसको फ्रांस और पर्सियन युद्ध के दिनों में स्थापित किया गया है। मतलब ये जो लास्ट लेसन है, इस कहानी को फ्रांस और पर्सियन युद्ध के दिनों में सेट किया गया है, उसको स्थापित किया गया है। उसके बाद देखिए, जो युद्ध 1870 से 1871 के बीच में हुआ था, इन मतलब में, विच माने जिस, अर्थात जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस की हार हो गई थी, बाय पर्सिया, पर्सिया के द्वारा, अर्थात जिसमें पर्सिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया था। लेड बाय बिस्मार्क, बिस्मार्क के नेतृत्व में, लेड मतलब नेतृत्व में। पर्सिया देन कॉन्सिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्सिया देन मतलब तब, कंसिस्टेड मतलब शामिल था, ऑफ व्हाट मतलब जो कि, नाउ मतलब अब, आर द नेशंस राष्ट्र है, ऑफ जर्मनी जर्मनी का, पोलैंड का, एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के हिस्सों का। जो कि पर्सिया जो क्षेत्र है वो इस समय जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों का राष्ट्र है, जो कि तब पर्सिया था। अब इस कहानी को आगे हम देखेंगे लेखक के बारे में। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, मतलब फ्रांसीसी ज़िले अल्सास और लॉरेन, मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि दो ज़िले हैं जिन पर कब्जा हो जाता है। तो इस कहानी में फ्रांस के दो ज़िले अल्सास और लॉरेन हैव पास्ड, चले जाते हैं, इनटू पर्सियन हैंड, पर्सियन के हाथों में, अर्थात पर्सियन के हाथों में अल्सास और लॉरेन चले जाते हैं, उनके गुलाम बन जाते हैं। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए, टू फाइंड आउट, और पता करिए, व्हाट इफेक्ट, कि क्या प्रभाव, दिस हैड, इसका, ऑन लाइफ एट स्कूल, विद्यालयी जीवन में पड़ता है। अर्थात इस कहानी को पढ़िए
और ये पता करिए, इसको जानिए कि इसका विद्यालयी जीवन में, स्कूली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। लेसन को हम लोग देखेंगे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं विद्यालय के लिए चला, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और बहुत ज़्यादा डर में था, ऑफ ए स्कोल्डिंग, डांट फटकार के वजह से, अर्थात मैं डांट फटकार के कारण बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि यम हैमल, जो मेरे टीचर हैं, यम हैमल, मिस्टर हैमल, हैड सैड, ने कहा था, दैट मतलब कि, ही वुड क्वेश्चन अस, वह हमसे प्रश्न करेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर, मतलब ये जो लेखक हैं यही इसमें स्टूडेंट हैं और यम हैमल टीचर हैं। तो ये इसलिए इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि यम हैमल ने कहा था कि मैं तुमसे अगले दिन पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछूंगा, तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, एक शब्द भी, अबाउट देम, उसके बारे में। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि पार्टिसिपल के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं जानता था और टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे पार्टिसिपल के क्वेश्चंस पूछूंगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आगे देखिए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि कहीं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग, और खर्च कर दूं, द डे, पूरा दिन, आउट ऑफ डोर, मतलब स्कूल के बाहर। मतलब उन्होंने सोचा कि मैं कहीं भाग जाऊं और अपना पूरा का पूरा दिन कहीं स्कूल के बाहर खर्च कर दूं। इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सो ब्राइट, और अधिक धूप भी थी, द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, मतलब जंगल के किनारे पर जो चिड़ियाँ थी वो चहचहा रही थी, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे, द पर्सियन सोल्जर, पर्सियन जो सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे, इट वाज ऑल मच मोर, इट वाज ऑल मच, ये सब कुछ, मोर टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा लुभावना था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की नियम की अपेक्षा। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ, जो चिड़ियों का चहचहाना है, पर्शियन सैनिकों का अभ्यास करना है, ये जो धूप है, ये जो गर्मी है, ये सब कुछ पार्टिसिपल की नियम की अपेक्षा कहीं अधिक लुभावनी थी, कहीं अधिक टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब होता है लुभावनी थी। बट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब होता है प्रतिरोध करने में, अर्थात लेकिन मैंने अपने मन को जो है प्रतिरोध में रखा, अर्थात मन को रोका, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती से, मैंने अपने मन को मजबूती से रोका, एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और विद्यालय के लिए तेज़ी से चल दिया। हरिड ऑफ मतलब होता है तेज़ी से, टू स्कूल मतलब विद्यालय के लिए, अर्थात मैं विद्यालय के लिए तेज़ी से चल दिया। आगे देखते हैं फिर। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल, वेन मतलब जब, आई मतलब मैं, पास्ट मतलब गुजरा, द टाउन हॉल मतलब सभागार से, जब मैं सभागार से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, अर्थात जब मैं सभागार से गुजरा, टाउन हॉल से गुजरा, जब स्कूल के टाउन हॉल से गुजरा, स्कूल के सामने एक टाउन हॉल था, सभागार था, जब वहाँ से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड सूचना पट्टिका को बोलते हैं जिस पर सूचनाएं चिपकाई जाती हैं। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 ईयर मतलब पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आती थी। द लॉस्ट बैटल, युद्धों में हार जाना, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होना, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सैन्य अधिकारियों का आदेश, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने खुद में सोचा, अर्थात फिर मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, अर्थात मैं रुका नहीं, चलता ही रहा, और चलते चलते सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। व्हाट मतलब क्या, कैन मतलब हो सकता है, बी द मैटर मतलब मामला, नाउ मतलब अब, अर्थात अब क्या मामला हो सकता है। आगे देखते हैं। तो देखिए, देन तब, एज आई हरिड बाई, एज फास्ट एज आई कूड गो, एज आई हरिड मैंने जल्दबाजी की, बाई एज फास्ट उतनी तेज़ी, एज आई कूड गो जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, जो वाक्टर नामक लोहार था, हु आज देयर जो वहीं पर था, हु मतलब जो,
वाज मतलब था, देयर मतलब वहीं पर। अर्थात वाक्टर नामक लोहार वहीं उस बुलेटिन बोर्ड के पास, सूचना पट्टिका के पास था। विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षुओं के साथ। अप्रेंटिस उसको बोलते हैं जो लोग अप्रेंटिस करते होते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं किसी काम की। तो लोहार जो था वो अपने कुछ प्रशिक्षुओं के साथ, कुछ ट्रेनरों के साथ वहीं पर था। रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन को पढ़ रहा था, अर्थात सूचना को पढ़ रहा था। कार्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट गो मतलब मत जाओ, सो फास्ट इतनी तेज़ी से, बब मतलब बेटे, अर्थात बेटे इतनी तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल चले जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय है, अर्थात उन्होंने कहा कि अब बहुत समय है, तुम अपने स्कूल चले जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग, वह बना रहा था, फन ऑफ मी, अर्थात मेरा मजाक, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रिच्ड यम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, एंड रिच्ड और पहुंच गया, यम हैमल्स लिटिल गार्डन, यम हैमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब अपने सांसों को भरते हुए, अर्थात थोड़ी हैरानी के साथ मैं यम हैमल के उस छोटे से बगीचे में पहुंच गया। छोटा सा बगीचा किसको बोल रहा है? स्कूल को। तो यूजुअली, सामान्यतः या नियमतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो एक बहुत बड़ा शोर होता था, अर्थात बहुत बड़े शोर के साथ शुरू होता था। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गलियों में। अर्थात जो लेखक हैं वो कहना चाहते हैं कि जब स्कूल शुरू होता था, जब विद्यालय की शुरुआत होती थी, स्कूल चलने लगता था, क्लास चलने लगता था, तो बहुत ज़्यादा शोर होता था और उस शोर को बाहर गलियों तक सुना जा सकता था। उसके बाद देखेंगे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अर्थात डेस्कों का जो मेज है उसका खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, अध्यायों का एक समवेत स्वर में दोहराया जाना। समवेत स्वर मतलब सभी बच्चे एक साथ दोहराते हों, उसको समवेत स्वर कहते हैं। सभी अध्यायों का समवेत स्वर में दोहराया जाना। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर ज़ोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख के। टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि अच्छे से समझा जा सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का जो बड़ा सा पैमाना था, पैमाना अर्थात इसको स्टिक से समझा जा सकता है। रूलर माने यहाँ पे होगा पैमाना या डंडा, अर्थात अध्यापक का जो बड़ा सा डंडा था, रैपिंग टकराते रहता था ऑन द टेबल, मेज पर, अर्थात अध्यापक भी मेज पर अपने डंडा को ऐसे टकराया करते थे, उससे भी कुछ शोर होता था। बट लेकिन, नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन मतलब होता है विश्वास होना। तो लेखक कहना चाहते हैं कि आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे विश्वास था, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि कमोशन मतलब होता है शोर या हो हल्ला के बीच। टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। गेट मतलब पहुंच जाना, मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे, अर्थात मुझे ये विश्वास था कि मैं उस शोर शराबा के बीच, उस हो हल्ला के बीच में, भले ही स्कूल आने में देरी हो गई है मुझे, मैं धीरे से अपने डेस्क पर बिना दिखे पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन, ऑफ कोर्स, निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग, उस दिन सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, उतना ही शांत था, एज संडे, जितना कि संडे मॉर्निंग अर्थात सुबह, जितना कि रविवार की सुबह हो। अर्थात वो दिन इतना शांत था, उस दिन विद्यालय में इतनी शांति थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ाई का समय नहीं है बल्कि रविवार की सुबह का समय है। उसके बाद देखिए, तो फिर ये जो लेखक हैं ये कहना चाहते हैं कि रोज़ाना इतना शोर शराबा होता था, लेकिन उस दिन विद्यालय में बिल्कुल शांति थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि रविवार की सुबह हो। तो फिर मैंने क्या किया, थ्रू द विंडो, खिड़की के माध्यम से, अर्थात वो क्लास में अभी नहीं गए, और खिड़की के माध्यम से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी पहले के जैसे ही अपने स्थान पर थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हैमल इधर उधर चल रहे थे।
विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने उस भयावह, टेरिबल मतलब भयावह, आयरन रूलर मतलब उस लोहे के डंडे के साथ, अर्थात उस लोहे के डंडे के साथ, अपने भयावह लोहे के डंडे के साथ वो इधर उधर चल रहे थे, अंडर हिज आर्म, अपने हाथों में लिए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सबके सामने से ही। अर्थात जो लेखक वह कहते हैं कि मुझे दरवाज़ा को खुद से खोलना पड़ा और सबके सामने से अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ रहा होऊंगा। अर्थात ये जो लेखक है कहना चाहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं उस शोर शराबे के बीच, जैसे रोज़ शोर शराबा हो रहा होगा, हो हल्ला हो रहा होगा, उस बीच में ही जल्दबाजी से अपने डेस्क पर चला जाऊंगा, बिना किसी को दिखे, अर्थात मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा और मैं अपने डेस्क पर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा, और उस दिन बिल्कुल शांति थी और मुझे सबके सामने दरवाजे को खोल करके और खुद से अंदर जाना पड़ा सबके सामने से। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा रहा होऊंगा और कितना डरा हुआ रहा होऊंगा। फिर क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैपेंड मतलब होता है होना, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, बट मतलब लेकिन, अर्थात कहते हैं, लेखक कहते हैं कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यम हैमिल सामी, यम हैमिल ने मुझे देखा, एंड सैड, और कहे, वेरी काइंडली, बड़ी दयालुता से, अर्थात यम हैमिल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, लिटिल फ्रेंड, अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ, क्विकली मतलब जल्दी से चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरुआत करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, एट माई डेस्क, मेरे डेस्क पर। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। तो देखिए ये वाला सेंटेंस यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद ये जो तब तक नहीं वाला सेंटेंस है, ये जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब इसका मतलब समझ में आएगा। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन, जब, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, अर्थात मैं अपने छोटे से डर से ऊपर नहीं गया, अर्थात मेरे अंदर थोड़ा भी डर जब तक ख़त्म नहीं हो गया। डिड आई सी दैट, मैंने देखा, दैट की, आवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपने सुंदर हरे कोट में थे, हिज फ्रिल्ड, और झालरदार, और उनकी झालरदार, फ्रिल्ड मतलब झालरदार शर्ट, अर्थात अपनी झालरदार कमीज में थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली रेशमी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसमें पूरी तरह से कढ़ाई की गई थी, नक्काशी की गई थी, अर्थात उस टोपी के चारों तरफ कढ़ाई की गई थी, एम्ब्रॉयडर्ड की गई थी, कढ़ाई करना। दैट ही नेवर, जिसको वह कभी नहीं, वोर मतलब पहनते थे, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट के सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के सिवाय, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वितरण के दिन के सिवाय। अर्थात जो लेखक हमें कह रहे हैं कि हमारे टीचर जो हैं वो ग्रीन कोट और जो वो झालरदार शर्ट है और ये जो छोटी काली रेशमी टोपी है, इसको तभी पहनते थे या तो जब इंस्पेक्शन होता था, निरीक्षण होता था तब, या तो प्राइज डेज होता था अर्थात पुरस्कार वितरण का दिन होता था तब पहनते थे। लेकिन बिसाइड्स के सिवाय, द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज, संपूर्ण विद्यालय दिखने में बहुत अजीब लग रहा था। सिम्ड मतलब प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज मतलब बहुत ज़्यादा अजीब, अर्थात पूरा स्कूल अजीब प्रतीत हो रहा था, एंड सोलेम्न, और बिल्कुल शांत प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग, लेकिन वह चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, यह देखकर, ऑन द बैक बेंचेस, कि पिछले बेंचेस जो थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, दैट मतलब जो कि, वर मतलब रहते थे, ऑलवेज मतलब हमेशा, एम्प्टी मतलब खाली, अर्थात जो कि पीछे के बेंच हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेज, वहाँ पर द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली मतलब चुपचाप, लाइक आवर सेल्वेज बिल्कुल हमारी तरह। ओल्ड हाउसर, वृद्ध हाउसर, हाउसर किसी व्यक्ति का नाम है, वृद्ध हाउसर विथ हिज 3 कार्नर्ड हैट, अपने तिकोने टोपी के साथ बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर,
भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, एंड सेवरल मतलब और बहुत सारे, अदर मतलब दूसरे, बिसाइड मतलब के अतिरिक्त, अर्थात इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी सैड, सभी लोग दुखी थे। एवरीबडी सभी लोग, लुक्ड मतलब दिख रहे थे, सैड मतलब दुखी, अर्थात सभी लोग दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर, और जो हाउसर थे, हैड ब्रॉट लाए हुए थे, एन ओल्ड प्राइमर अपने साथ एक पुरानी पोथी अर्थात कोई पुरानी किताब लाए हुए थे। थम्ब्ड एट द एज, जिसको देखने पे ऐसा प्रतीत होता था कि थम्ब्ड मतलब अंगूठे से, एट द एज जिसके किनारों को खोला जाता हो, अर्थात उस किताब के किनारों को अंगूठों से खोला जाता हो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, एंड ही हेल्ड इट ओपन, अर्थात उन्होंने उसे खोल रखा था, ऑन हिज नी माने होता घुटनों, हिज मतलब अपने, आन मतलब पर, अपने घुटनों पर, अर्थात उस पुरानी पोथी को उन्होंने अपने घुटनों पर खोल रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उन पन्नों पर उनके बड़े बड़े जो चश्मे थे वो पड़े हुए थे। लाइंग मतलब पड़े हुए, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे, ग्रेट मतलब बड़े, अर्थात पेज मतलब पन्ने, अर्थात पन्नों पर उस पुराने पोथी के पन्नों पर उनके बड़े बड़े चश्मे पड़े हुए थे। आगे देखिए, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल मतलब जबकि, आई वॉज वंडरिंग अबाउट मतलब विचार कर रहा था, वंडरिंग अबाउट मतलब होता है विचार करना, जबकि मैं इसके बारे में, इन सभी के बारे में विचार कर रहा था। यम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, यम हैमेल कुर्सी पर बैठे, अपने कुर्सी पर बैठे, विराजमान हुए, माउंटेड मतलब विराजमान हुए या बैठे, हिज चेयर मतलब अपनी कुर्सी पर, यम हैमेल अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए बैठे। एंड और इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन और सज्जनता भरे स्वर के साथ, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो कि, विच मतलब जो कि, ही हैड यूज्ड उन्होंने प्रयोग किया था, टू मी मेरे लिए, अर्थात जब मैं विद्यालय में आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि लिटिल फ्रेंच जाओ और वहाँ बैठ जाओ, बहुत ही अच्छे से बोला था, बहुत ही गंभीरता और सज्जनता भरे स्वर से बोला था। उसी स्वर से उन्होंने कहा, सैड मतलब कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है, आई शैल गिव यू, जो मैं आज आप लोगों को दूंगा। द आर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, आ चुका है, हैज़ लगा हुआ है तो आ चुका है, बर्लिन से आदेश आ चुका है कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि विद्यालयों में केवल, ओनली मतलब केवल जर्मन टीच किया जाए अर्थात सिखाया जाए, कि विद्यालयों में केवल जर्मन सिखाया जाए। ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगले नए मास्टर जो नए अध्यापक हैं, आप लोगों के जो नए अध्यापक होंगे, कम्स टुमारो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आप लोगों का अंतिम फ्रेंच अध्याय है, अंतिम फ्रांसीसी लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वांट मैं चाहता हूँ, यू आप लोगों से, मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ, टू बी कि आप लोग रहें, वेरी अटेंटिव मतलब बहुत ही सावधानी से रहें, अर्थात बहुत ही एकाग्र रहें। वाट अ थंडर क्लैप, बिजली के कड़कड़ाहट के समान थी। दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर टू मी मेरे लिए, अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि जब टीचर्स ने कहा कि आज अंतिम दिन है फ्रेंच पढ़ने का और कल से आप लोगों को जर्मन भाषा पढ़ना है, तो ये जो शब्द थे ये सुन करके लेखक बहुत दुखी हुआ, और जो बच्चा था मतलब जो लड़का था वो बहुत दुखी हुआ, और उसको ये शब्द बिल्कुल बिजली की कड़कड़ाहट के समान लगे। आगे देखते हैं फिर। ओह द रिचेज, ओह अभागे लोग, दैट वाज वाट ये वही था, दे हैड पुट जिसको उन्होंने लगाया था, एट द टाउन हॉल उस सभागार पर, अर्थात ये सोच रहा है लड़का कि क्या ये वही चीज़ था जिसको उन्होंने सभागार पर लगाया था, क्योंकि वो तो पहले से ही सोचता था कि उस पर जितनी भी बुरी खबरें थी सब उसी सूचना पट्टिका पर पिछले 2 सालों से आ रही थी, तो ये भी एक बुरी खबर थी। तो वो सोच रहा है कि वो अभागे लोग, क्या ये वही था जिसको उन्होंने उस टाउन हॉल के सूचना पट्टिका पर लगाया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय, वाई आई हार्डली न्यू, जिसको मैंने बहुत ही कठिनाई से सीखा था, बहुत ही मुश्किल से सीखा था। न्यू मतलब जाना था या सीखा था, हार्डली मतलब कठिनाई से या मुश्किल से, अर्थात जिसको मैंने मुश्किल से सीखा था। हाउ टू राइट कि कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर,
मैं इससे अधिक कभी नहीं सीख पाऊँगा। ये वो सोच रहे हैं, लेखक सोच रहे हैं, मतलब वो लड़का सोच रहा है कि मैं अब इससे अधिक कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे तभी रुक जाना चाहिए था। देन, तभी। आई मस्ट स्टॉप देयर मतलब मुझे रुक जाना चाहिए था। देन मतलब तब, अर्थात वो अब पिछले अपनी जो गलतियाँ हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। ओह हाउ सॉरी आई वाज, ओह कितना दुखी था मैं, अर्थात वो सोच रहे हैं कि मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने अध्याय को न याद करने के लिए, अर्थात अब वो दुखी हो रहे हैं, अब पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं क्यों अपने लेसन को नहीं याद किया, मैं अपने अध्याय को क्यों नहीं पूरा कर पाया, क्यों नहीं याद कर पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अर्थात चिड़ियों के अंडों को ढूंढने के लिए, उसे खोजने के लिए। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मतलब अथवा गोइंग स्लाइडिंग मतलब फिसलने के लिए चला जाता था। ऑन द सार मतलब बर्फ़ पर, अर्थात वो सोच रहे हैं कि मैं बर्फ़ पर फिसलने के लिए चला जाता था, चिड़ियों के अंडों को पकड़ने के लिए चला जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सिम्ड, जो कि प्रतीत हो रही थी। सच ए न्यूसेंस, एक समस्या के भांति, अर्थात जो किताबें मुझे समस्या की जैसी लग रही थी। ए वाइल एगो, कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी, और उठाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरे व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी संतों की इतिहास की किताबें। वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब पुराने मित्रों की भांति लग रही थी। नाउ, अब, अर्थात वो कह रहे हैं कि जो किताबें मुझे बहुत भारी और बहुत समस्या जैसी लग रही थी, जो मेरी व्याकरण किताबें, जो मेरी इतिहास की किताबें, वो अब मेरे लिए बिल्कुल पुराने मित्रों की समान लग रही थी। दैट, जो कि आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमेल टू, और एम हैमेल को भी, अर्थात वो कह रहे हैं कि मैं अब अपनी किताबों को भी नहीं छोड़ सकता था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और एम हैमेल को भी नहीं छोड़ सकता था, अर्थात उनसे भी दूर जाने में मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार, द आइडिया अर्थात वह विचार, दैट जो कि ही वॉज गोइंग वह जा रहे थे, अवे मतलब दूर, अर्थात ये विचार कि यम हैमल अब हम लोगों से दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, दैट कि आई शुड नेवर सी, हम कभी नहीं देख पाएंगे। हिम, उन्हें, अगेन मतलब दोबारा, अर्थात मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, ये ऑल अबाउट हिज रूलर, अर्थात ये जो विचार थे, ये जो सोच थी कि अब हम अपने टीचर को कभी नहीं देख पाएंगे, इस सोच ने हमें भुला दिया ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके पूरे डंडों के बारे में, अर्थात उनके पूरे जो उनकी स्ट्रिक्ट, अर्थात बहुत ही कड़ाई से वो पेश आते थे, और उनके डंडे, ये सब कुछ हमने भुला दिए, वो सब कुछ हमसे भुला गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना चिड़चिड़े थे, ये भी हम भूल गए। आगे देखते हैं। पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अर्थात बेचारे आदमी उनको कह रहा है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग। इट वाज इन ऑनर, इसके सम्मान में। ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने भी अपने संडे अर्थात रविवार के कपड़ों को, अच्छे कपड़ों को पहन रखे थे, अर्थात वो कह रहे हैं कि जो बेचारे आदमी थे, वो बेचारे लोग इस अंतिम अध्याय के सम्मान में अपने नए नए कपड़े जो संडे के दिन पहने जाते थे, अर्थात जो सुंदर कपड़े जो रविवार के दिन पहनने वाले कपड़े थे, उसको पहन करके आए हुए थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ चुका था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों गांव के सभी वृद्ध लोग वर सिटिंग बैठे हुए थे, देयर इन द बैक ऑफ द रूम, हमारे कमरे के पीछे की तरफ, अर्थात अब मैं समझ गया था कि हमारे कमरे के पीछे की तरफ क्यों गांव के वृद्ध लोग बैठे हुए थे। इट वाज, यह इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि दे वर सॉरी टू, वे भी दुखी थे। टू मतलब भी, टी ओ होता है तो टू मतलब से हो जाता है, टी डबल ओ है तो टू मतलब भी होता है, अर्थात वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे इससे अधिक स्कूल नहीं जा पाए थे, अर्थात अब वो भी अपने बीते हुए समय के बारे में पश्चाताप करके दुखी थे कि जो है वो भी स्कूल नहीं जा पाए थे, इससे अधिक स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, किसका? गाँव वालों का, अर्थात ये गांव वालों का तरीका था आप थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे मास्टर को, यम हैमेल को, फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी उनके 40 साल के विश्वसनीय कार्य के लिए, अर्थात एक सुंदर कार्य के लिए। एंड आप शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और ये आदर करने का एक तरीका था, उनका अपना तरीका था आदर सम्मान दिखाने का।
शोइंग मतलब दिखाने का, देयर रिस्पेक्ट मतलब अपना आदर सम्मान, अर्थात ये गांव वालों का अपना तरीका था आदर और सम्मान दिखाने का, फॉर द कंट्री उस देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर जो कि अब उनका नहीं था। आगे देखते हैं, अर्थात अब वो देश उनका नहीं था। तो इस प्रकार से वो लोग अपना अपना सम्मान उस देश के प्रति दिखा रहे थे और हमारे यम हैमेल जो टीचर हैं उनके प्रति अपना सम्मान दिखा रहे थे उनके 40 साल के विश्वसनीय कार्य के लिए, विश्वसनीय नौकरी के लिए। आगे देखते हैं, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल मतलब जब, आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सभी के बारे में, मतलब जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, आई हियर्ड मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड मेरा नाम पुकारा जाते हुए, अर्थात मैंने सुना कि मेरा नाम कोई पुकार रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट वॉज माई टर्न यह मेरी पारी थी, टू रिसाइट बोलने की, अर्थात उस क्लास में बोलने की अब मेरी पारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? What would I not given to be? मैं क्या कुछ देने के लिए तैयार नहीं था, अर्थात मैं क्या कुछ करने के लिए नहीं तैयार था। Able to see कि योग्य हो सकूं, able मतलब योग्य, to say मतलब कहने के, अर्थात कहने और बताने के योग्य हो सकूं। That dreadful rule उस भयानक नियम को, for the participle के, अर्थात उस पार्टिसिपल के भयानक नियम को बताने के काबिल हो सकूं, योग्य हो सकूं, ये करने के लिए मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। ऑल थ्रो पूरी तरह से, अर्थात मैं पूरी तरह से पार्टिसिपल के भयानक नियमों को बता दूं, ये मैं चाहता था, मैं दिल से चाहता था कि मैं इनके नियमों को बता दूं, और ये करने के लिए मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। वेरी लाउड एंड क्लियर बहुत ज़ोर ज़ोर से और स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी एक गलती के, अर्थात एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसको। टीचर कहना चाहते हैं कि जब मेरी बोलने की पारी आई तो वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी, मैं क्या कुछ देने के लिए तैयार नहीं था। एबल टू सी कि बोलने के योग्य हो सकूं। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल के भयानक नियमों को। ऑल थ्रो पूरी तरह से। वेरी लाउड जोर जोर से। एंड क्लियर स्पष्ट रूप से। एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के, बिना किसी एक गलती के। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले शब्द में ही उलझ गया, मैं पहले शब्द में ही मतलब भूल गया। एंड स्टूड देयर और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग मेरा दिल धड़क रहा था, मेरा हृदय बीट कर रहा था, धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप और ऊपर देखने का साहस नहीं हो रहा था। आई हियर्ड एम हेमेल से टू मी, आई हियर्ड मैंने सुना। एम हेमेल से टू मी एम हेमेल ने मुझसे कहा। आई वोंट स्कोल्ड यू मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ तुम्हें खुद बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा। इनफ मतलब पर्याप्त या बहुत, अर्थात तुम्हें खुद पर्याप्त बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़ देखो कि यह कैसे है। एवरी डे वी हैव सैड टू आवर सेल्वेस, एवरी डे मतलब प्रतिदिन। वी हैव सैड टू आवर सेल्वेस हम खुद से कहते हैं। बह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि अरे अभी तो बहुत समय है। बह मतलब अरे या अभी तो। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी और अब तुम देखो। वेयर वी हैव कम आउट हम कहाँ आ गए, अर्थात अब देखो तुम कि अब हम कहाँ आ गए। अब हमारे पास कल कहने के लिए भी समय नहीं है कि हम कल याद कर लेंगे। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास यही सबसे बड़ी समस्या है अल्सास के साथ, अर्थात यही अल्सास के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो कोई भी काम कल पर छोड़ देता है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो सी पुट्स ऑफ मतलब वह छोड़ देता है लर्निंग सीखने को। टिल टुमारो अर्थात कल पर, वो कोई भी चीज़ सीखने के लिए कल पर छोड़ देता है। नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। नाउ मतलब अब, दोज फिलोज वो लोग, फिलोज मतलब लोग, अर्थात वो लोग आउट देयर जो बाहर के आएंगे। विल हैव द राइट टू से टू यू ये तुमसे कहने में सक्षम हो पाएंगे, ये तुमसे कहेंगे। हाउ इज़ इट यह कैसे है कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन कि तुम फ्रेंच मैन होने का बहाना भी करते हो, अर्थात तुम फ्रांसीसी होने का बहाना भी करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नार राइट योर ओन लैंग्वेज। एंड येट एंड मतलब और, येट मतलब फिर भी। यू कैन नाइदर स्पीक न तो तुम बोल सकते हो
ना राइट, न तो लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज, अपने खुद की भाषा को। अर्थात वो कह रहे हैं कि अब जर्मन का कब्जा हो गया है, तो जो जर्मन मास्टर आएंगे वो सभी तुमसे ये कहने में सक्षम हो पाएंगे, तुमको ये कह पाएंगे कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी होने का दिखावा भी करते हो, और तुमको न तो अपनी भाषा बोलनी आती है और न तो अपनी भाषा लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इसमें सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। मतलब वो कह रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, यानी बेचारे लिटिल फ्रेंच बाबू, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आवर सेल्वेस विथ, अर्थात इसमें सबकी बहुत बड़ी गलतियां हैं, अर्थात इसमें हम सबकी गलतियां हैं, इसमें हमारी भी गलती है और सभी की गलती है कि हम लोग हर काम को कल पर छोड़ देते हैं। आगे देखेंगे इस वाली लाइन को एक बार फिर से आप लोग देखिए। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम सभी के पास एक बड़ा कारण है, टू रीप्रोच आवर सेल्वेस विथ, अपने आप को दोष देने का। अर्थात अपने रिप्रोच मतलब दोष देने का या पश्चाताप करने का। हम सभी के पास एक बहुत बड़ा कारण है अपने आप को दोष देने का या अपने आप को पछतावे में डालने का। तो आगे देखिए फिर क्या कहते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता भी, वर नॉट एनेक्सियस इनफ, इतने ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, पर्याप्त इच्छुक नहीं थे, अर्थात इच्छा नहीं दिखाते थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। अर्थात तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सिखाने के लिए उतना इच्छुक नहीं थे, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। आगे फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल्स, दे प्रीफर्ड, वे पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें कार्य करवाने के लिए, ऑन ए फार्म, किसी फार्म पर, आर एट द मिल, या किसी मिल पर। अर्थात मिल यहाँ पे आरा मशीन से है, जो शामिल लिखा हुआ था, अर्थात वो तुम्हें किसी आरा मशीन या किसी फार्म में काम करवाने के लिए ज़्यादा इच्छुक थे और ज़्यादा पसंद करते थे। सा एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, थोड़े से पैसों के लिए, अर्थात सो इसलिए, एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, अर्थात थोड़े से पैसों के लिए तुम्हारे माता पिता भी तुमसे तुमको सिखाना अर्थात पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, काम करवाना पसंद करते थे। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इसमें दोषी हूँ, अर्थात वो अपने आप को दोष देते हुए भी कह रहे हैं कि मैं भी इन सब चीज़ों में दोषी हूँ। हैव आई नॉट ओफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, हैव आई नॉट ओफन, क्या मैंने प्रायः नहीं भेजा, अर्थात हैव आई नॉट ओफन सेंट, क्या मैंने प्रायः नहीं भेजा, यू, तुम्हें, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अर्थात तुम्हारे लेसन को याद करवाने के बजाय क्या मैंने तुम्हें कभी अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, एंड मतलब और, व्हेन मतलब जब, आई वांटेड टू गो फिशिंग, मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, अर्थात मछली मारने के लिए, मछली के शिकार के लिए जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। इसमें सबकी गलती है, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। आगे देखिए फिर क्या होता है, कहते हैं देन, फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ों से दूसरी चीज़ों के बारे में, एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमेल इस फ्रेंच भाषा के बारे में बातें करते रहे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सेइंग मतलब उन्होंने कहा, दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, अर्थात यह सबसे अच्छी भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है। आगे देखिए फिर क्या होता है, पीछे लिखा था इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार में सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमोंग अस, इसे हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। वी मस्ट मतलब हमें चाहिए, गॉड मतलब इसकी सुरक्षा करना, इसकी रक्षा करना, इट एमोंग अस, हमें अपने बीच में, अर्थात हमें इस अपनी भाषा के बारे में, अपनी भाषा को के पकड़ को बनाए रखना चाहिए और इसके जो है इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फारगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, वेन मतलब जब, ए पीपुल, जब लोग मतलब जब आदमी, आर इंस्लेव्ड अर्थात जब दास बनता है, अर्थात जब लोग दास होते हैं, अर्थात जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अर्थात अपनी भाषा को जितनी अधिक समय तक वो पकड़ बनाए रखते हैं, अपनी भाषा पर वो जितनी अधिक समय तक होल्ड मतलब पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो यह ऐसा ही होता है जैसा कि किसी कैदी के पास उसके जेल की चाबी हो, अर्थात किसी कैदी के पास उसके जेल की
चाबी हो। की मतलब क्या होता है? चाबी हो। प्रिजन मतलब होता है कैदी, अर्थात जैसे किसी कैदी के पास उसकी चाबी हो, उसके जेल की चाबी हो, उसके आज़ाद होने की चाबी हो, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गुलाम बनता है और अपने भाषा पर पकड़ बनाए रखता है तो उसी कैदी के भांति होता है जिसके पास उसके जेल की चाबी होती है। फिर देखिए, देन ही ओपेंड ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। देन मतलब तब, ही ओपेंड उन्होंने खोला, ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, अर्थात उन्होंने फिर ग्रामर को खोला, अर्थात व्याकरण की किताब को खोला। उसके बाद देन ही ओपेंड ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली अर्थात व्याकरण खोला और उसमें हमारे अध्याय को पढ़े। आई वॉज अमेज्ड, मैं स्तब्ध था, टू सी, यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहा था। ऑल ही सैड सिम्ड सो इजी आई थिंक टू। ऑल ही सैड, जो भी वो कह रहे थे, जो कुछ भी वो कह रहे थे, सिम्ड प्रतीत हो रहा था, सो इजी बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, अर्थात वो बहुत ही आसान प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू, मैं भी सोच रहा था, दैट की, आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, कि आज तक मैंने इतने ध्यान से किसी भी चीज़ को नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, एंड दैट ही, और वह भी, अर्थात मेरे अध्यापक भी, हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, कभी ऐसा एक्सप्लेन नहीं किए, ऐसे मतलब वो उसका बोल सकते हैं कि कभी ऐसे एक्सप्लेन व्याख्यान नहीं किए, एवरीथिंग सभी चीज़ों का, विथ सो मच पेशेंस इतने धैर्यता के साथ, अर्थात न तो मैंने कभी इतना ध्यानपूर्वक सुना था और न मेरे टीचर इतने धैर्यता के साथ कभी एक्सप्लेन किए थे। ये सारी बातें मैं सोच रहा था। इट सिम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सिम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, अर्थात यह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो बेचारे आदमी, यहाँ बेचारे आदमी टीचर को कह रहा है, अर्थात वो बेचारे आदमी वांटेड टू गिव अस, दे देना चाहते थे, हमें दे देना चाहते थे, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वो जानते थे, अर्थात वो जो कुछ भी वो जानते थे वो सब कुछ मुझे दे देना चाहते थे, हम सभी को दे देना चाहते थे। बिफोर गोइंग अवे, अर्थात जाने से पहले, हमसे दूर जाने से पहले वे सब कुछ दे देना चाहते थे, जो कुछ भी वो जानते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, अर्थात और एक ही बार में हमारे दिमाग में सब कुछ उड़ेल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने लिखने का अभ्यास किया। दैट डे, उस दिन, यम हैमिल हैड न्यू कॉपीज, यम हैमिल के पास नई कॉपियाँ थी, फॉर अस, हमारे लिए, अर्थात उस दिन यम हैमिल जो टीचर थे वो हमारे लिए नई नई कॉपियाँ लाए थे। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सास, अर्थात रिटेन मतलब लिखा हुआ था, इन ए ब्यूटीफुल मतलब सुंदर भाषा में, राउंड हैंड अर्थात गोल अक्षरों में गोल गोल लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, उस पर फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, दे लुक्ड लाइक, वे दिखने में ऐसे लग रहे थे, लाइक जैसे, लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडे, फ्लोटिंग लहरा रहे हों, एवरीवेयर हर जगह पर, इन द स्कूल रूम विद्यालय के कक्षाओं में, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे क्लासरूम में पूरा जो है हर जगह वो झंडों की भांति लहरा रहे हों। वो कॉपियाँ ऐसी थी, ऐसी रंग बिरंगी थी और उस पर गोल गोल शब्दों में फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हंग माने लटक रही थी, फ्रॉम द रॉड मतलब छड़ से, एट द टॉप ऊंचाई पर, ऑफ आवर डेस्क हमारे मेज पर, अर्थात हमारे मेज के ऊंचाई पर जो रॉड लगा हुआ था उस पर उसे लटकाया गया था, ऐसे रखा गया था सबके पास में, ऐसा लग रहा था कि हर जगह झंडा लहरा रहा हो। यू ऑट टू हैव सीन, अर्थात आप देख सकते थे, अर्थात कोई भी देख सकता था, हाउ एवरीवन, कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति सेट टू वर्क, अपने काम में लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, एंड हाउ क्वाइट, और कितनी शांति थी, इट वाज मतलब उस समय, अर्थात उस समय कितनी शांति थी। द ओनली साउंड, केवल वह आवाज़, वाज द स्क्रैचिंग, अर्थात वाज द मतलब हो रही थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, पेन की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, अर्थात सिर्फ पेन के स्क्रैचिंग, पेन के चलने रगड़ने की आवाज़ आ रही थी, ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर, और दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांति थी। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, वंस मतलब एक बार, सम बीटल्स मतलब कुछ जो है कीटाणु, उड़ने वाले कीटाणु जो हैं, फ्लीव इन अर्थात उड़ते हुए अंदर आए, मतलब कहना चाहते हैं कि वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, अर्थात उसी समय, फिर से समझिए इसको, वंस सम बीटल्स, एक बार कुछ भंवरे, बीटल्स मतलब भंवरे, मतलब एक बार कुछ भंवरे, फ्लीव इन
उड़ते हुए अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, बट लेकिन नो बडी किसी ने भी नहीं, पेड मतलब दिया, एनी अटेंशन मतलब कोई भी ध्यान, टू देम उन पर, अर्थात लेकिन किसी ने भी उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद देखते हैं, मतलब वो इतने मतलब उस ध्यान में लगे हुए थे, फ्रेंच भाषा को सीखने के ध्यान में लगे हुए थे, और इतने सभी लोग एकाग्र थे कि किसी ने भी उन भौरों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट एंड ट्रेसिंग, जो चित्र बनाने का कार्य कर रहे थे, देयर फिश हुक्स, अपने मछली पकड़ने के हुक का, अर्थात मछली पकड़ने के कांटों का वो चित्र बना रहे थे। उन बच्चों ने भी उन भौरों पर ध्यान नहीं दिया, वो इतने एकाग्र हो गए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था जैसा कि वह फ्रेंच भाषा हो, फ्रेंच भाषा का कोई हिस्सा हो, अर्थात मछली पकड़ने का जो कांटा बना रहे थे उसको, उस काम को भी करते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें प्रतीत हो रहा था जैसे वो फ्रांस भाषा सीख रहे हों, फ्रांस भाषा का कोई हिस्सा सीख रहे हों। इस प्रकार से वो भी बिल्कुल शांत थे। भंवरे अंदर आए लेकिन उनको भी पता नहीं चला, उन्होंने भी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कूड वेरी लो, जो पिजन्स अर्थात जो कबूतर थे, कूड मतलब गुटर गु कर रहे थे, वेरी लो बहुत धीमे धीमे, अर्थात जो कबूतर थे वो भी बहुत ही धीमे धीमे गुटर गु बहुत धीमी आवाज में कर रहे थे। एंड आई थॉट, और फिर मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद में, अर्थात मैंने अपने मन ही मन सोचा, विल दे, क्या वे, मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उनसे भी जर्मन में गीत गवाएंगे, अर्थात मैंने सोचा कि क्या वे उनको भी जर्मन सिखाएंगे, क्या वे उनको भी जर्मन बोलने पर बाध्य करेंगे। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, आई सा यम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। वेन एवर, जब कभी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की तरफ देखा, फ्रॉम माई राइटिंग मतलब मैं लिखते हुए, मतलब मैं अपना लिखते हुए जब भी मैंने ऊपर की तरफ देखा, आई सा, तब मैंने देखा, यम हैमल सिटिंग मोशनलेस, कि यम हैमल गतिहीन अवस्था में बैठे हुए, इन हिज चेयर अपने कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग मतलब घूर रहे थे, एंड मतलब और घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग कभी एक चीज़ों को, देन एट एन अदर अर्थात कभी दूसरी चीज़ों को, अर्थात वो अपने कुर्सी पर बैठकर कभी एक चीज़ तो कभी दूसरी चीज़ को घूर रहे थे, देख रहे थे ध्यान से। एज इफ़ ही वांटेड, जैसा कि वे चाहते हों, टू फिक्स, बैठा लेना, फिक्स कर लेना, इन हिज माइंड, उन्हें अपने दिमाग में, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो हर एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हों। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जस्ट हाउ एवरीथिंग, जैसा कि हर एक चीज़, लुक्ड जो दिख रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से विद्यालय के कमरे में, अर्थात उस छोटे से विद्यालय के कमरे में जो भी चीज़ें दिख रही थी उन सभी चीज़ों को अपने मन में बैठा लेना चाहते हों, ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था। उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा हुआ। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर, 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर, वो वहीं पर थे, इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर, अर्थात ये कल्पना कीजिए कि 40 वर्षों से वो उसी स्थान पर, उसी विद्यालय में थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, अपने बगीचे के बाहर की तरफ, द विंडो अर्थात खिड़की के बाहर जो बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने क्लास बैठा हुआ था, अर्थात खिड़की के सामने जो बगीचा था बाहर की तरफ, वहाँ पे वो रहे थे, और अपने सामने क्लास को देखते हुए वो 40 वर्षों से कार्य को कर रहे थे। उसके बाद जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोर्न स्मूथ, सब कुछ वैसा ही था, ओनली केवल, द डेस्क एंड बेंचेज, जो डेस्क और बेंच थे, हैड बीन वोर्न स्मूथ, बिल्कुल मुलायम हो गए थे, अर्थात स्मूथ हो गए थे। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन, और जो वालनट के पेड़ थे, अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन अर्थात उस बगीचे में, वर टालर, वो लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, और होप वाइन एक बेल होती है जो चढ़ने वाला पौधा होता है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने खुद अपने हाथ से लगाया था, प्लांटेड किया था, लगाया था। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, उसकी जो लताएं थी, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़कियों से होकर के छतों तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, अर्थात ये कितना उनके दिल को तोड़ दे रहा होगा, हिज हार्ट, उनके हृदय को, अर्थात उनके हृदय को ये बातें कितनी तोड़ दे रही होंगी। टू लिव इट ऑल, कि उनको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, पुअर मैन, बेचारे आदमी को। टू हियर हिज सिस्टर
मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, टू हियर ये सुना जा सकता था हिज सिस्टर कि उनकी बहन मूविंग अबाउट इन द रूम एबव ऊपर की तरफ रूम में घूम रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स अपने सामानों को पैक कर रही थी, फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे क्योंकि उन्हें अगले ही दिन इस देश को छोड़ करके जाना था। उसके बाद देखिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ये बातें उनके दिल को कितनी तोड़ देती होंगी, टू लीव इट ऑल कि इन सभी को छोड़कर जाना होगा, पुअर मैन बेचारे आदमी को, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव अर्थात उस रूम के ऊपर उनकी सिस्टर जो थी, उनकी बहन जो थी वो इधर उधर घूम रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स अपने सामानों को पैक कर रही थी, फार दे मस्ट लिव क्योंकि वे छोड़कर जाने वाले थे, द कंट्री उस देश को, नेक्स्ट डे अगले दिन अर्थात उस देश को अगले दिन छोड़ करके जाने वाले थे जहाँ पे वो लोग 40 साल तक रहे थे। आगे देखते हैं, बट ही हैड द करेज लेकिन उनके अंदर इतना साहस था, टू हियर ये सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक अध्याय को, टू द वेरी लास्ट अंतिम समय तक अर्थात फिर भी उनके अंदर अंतिम समय तक हर एक लेसन को सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री हमने इतिहास में एक अध्याय पढ़ा, एंड देन द बेबीज चैंटेड और छोटे बच्चों ने उच्चारण किया, देयर बा बेबी बो बू अर्थात इन सभी जो भी वर्ड हैं, ये जो भी वर्ड हैं इन सब का उच्चारण उन्होंने किया अपनी भाषा में। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, डाउन देयर और वहीं पर एट द बैक ऑफ द रूम कमरे के पिछले छोर पर अर्थात कमरे के पिछले हिस्से पर, ओल्ड हाउसर जो वृद्ध हाउसर थे, जो व्यक्ति थे, हैड पुट ऑन हिज एक्सपेक्टेकल्स एंड हैड पुट ऑन हिज एक्सपेक्टेकल्स उन्होंने भी अपने चश्मे को पहन लिया था। एक्सपेक्टेकल मतलब होता है चश्मा, पुट ऑन मतलब पहन लिया था, हिज मतलब अपने अर्थात अपने चश्मों को पहन लिया था, एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर अपने पोथी को पकड़े हुए थे, इन बोथ हैंड्स अपने दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर विद देम और उन्हीं के साथ उनको उच्चारण कर रहे थे, उन छोटे बच्चों के साथ वो भी उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, यू कुड सी आप भी देख सकते थे अर्थात कोई भी देख सकता था, दैट की ही मतलब वह, टू मतलब भी, वाज क्राइंग रो रहे थे अर्थात कोई भी ये देख सकता था कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड उनकी आवाज़ काँप रही थी, विथ इमोशन भावनाओं के कारण अर्थात उनकी आवाज़ भावनाओं के कारण काँप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, एंड इट वाज सो फनी और कितना हास्यास्पद था अर्थात कितना फनी था, कितना हंसी भरा था, टू हियर हिम उनको सुनना अर्थात उनकी आवाज़ को सुनना कितना हास्यास्पद था। दैट वी ऑल वांटेड अर्थात हम सभी चाहते थे, टू लॉफ मतलब हंसना, उनकी बातों को सुन के हम सभी हंस देना चाहते थे, एंड क्राई और रो देना चाहते थे अर्थात वो जैसे बोल रहे थे उससे हंसी आ रही थी लेकिन उनके साथ रो भी देना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कितना अच्छा था मतलब कितना अच्छा अनुभव, आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन अर्थात अभी तक मुझे वो लास्ट लेसन याद है अर्थात ये लेखक कहते हैं कि अभी तक मुझे वो लास्ट लेसन अच्छी तरह से, वेल मतलब अच्छी तरह से याद है, रिमेंबर मतलब याद है। फिर से इसको देखिए, मतलब अरे, हाउ वेल कितनी अच्छी तरह से, आई रिमेंबर इट मुझे याद है, दैट लेसन मतलब वो, दैट लास्ट लेसन अर्थात वो अंतिम अध्याय जो हमने पढ़ाई की थी उस वो अंतिम लेसन अभी तक मुझे अच्छी तरह से याद है। आगे देखेंगे फिर, ऑल एट वंस तभी अचानक उसी समय, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 चर्च ने 12 बजाए, देन द एंजलस तब प्रार्थना का समय हुआ, एट द सेम मोमेंट उसी समय उसी पल, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन अर्थात पर्सियन का जो तुरही था, तुरही एक बजाने का यंत्र होता है, पर्सियन के तुरही की आवाज़, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल अर्थात अपने अभ्यास कार्य से लौटते हुए, साउंडेड सुनाई दे रही थी, अंडर आवर विंडो हमारे खिड़कियों के नीचे से अर्थात हमारे क्लास के खिड़कियों के नीचे से उन पर्सियन सैनिकों के अभ्यास कार्य के बाद लौटने के दौरान जो तुरही की आवाज़ बज रही थी वो सुनाई दे रही थी। यम हेमेल स्टूड अप, यम हेमेल खड़े हुए, वेरी पैल बहुत ही पीले होकर के अर्थात बहुत ही दुख के साथ, इन ही चेयर अपने कुर्सी पर, आई नेवर सा हिम लुक सो टाल मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था अर्थात ऐसा नहीं है कि वो अचानक बहुत ही लंबा हो गए अर्थात अचानक उनकी लंबाई बढ़ गई, ऐसा नहीं है, बल्कि इतना स्वाभिमानी और इतना जो है मजबूती के साथ उनको मैंने कभी नहीं देखा था। माय फ्रेंड्स उन्होंने कहा मेरे मित्रों, सैड ही उन्होंने कहा अर्थात उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई मैं इतना कहा, बट समथिंग चोक्ड हिम लेकिन किसी चीज़ ने, समथिंग मतलब किसी चीज़ ने, चोक्ड मतलब रूंध दिया, अवरुद्ध कर दिया, हिम मतलब उनके गले को अर्थात लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें मना कर दिया, ऐसा रोक दिया, ऐसा लग रहा था, उनकी आवाज़ भर आई, ही कुड नॉट गो ऑन और वह उससे आगे कुछ नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े,
देन मतलब तब ही टर्न मतलब वो हम मुड़े टू द ब्लैक बोर्ड, उस श्यामपट की तरफ, अर्थात फिर वह श्यामपट की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ, बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, माइट मतलब शक्ति, बियरिंग मतलब लगा करके, अर्थात अपनी पूरी शक्ति को लगा करके, ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, उतना लंबा जितना लंबा वह लिख सकते थे, विवा ला फ्रांस, वीवे ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, एक बार फिर से देखिए इसको। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह श्यामपट की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति को लगा करके, ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज उतना लंबा, एज ही कुड जितना कि वह लिख सकते थे, वीवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। उसके बाद देखिए फिर, देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवालों से अपने सिर को चिपका करके झुका लिया। एंड मतलब और, लीन्ड मतलब झुका लिया, हिज हेड मतलब अपने सर को, अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार की तरफ झुका करके अपने सर को नीचे कर लिया। एंड और, विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द कहे, अर्थात बिना किसी वर्ड को कहे, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया, टू अस हमें, विथ हिज हैंड अपने हाथों से, अर्थात उन्होंने अपने हाथों से हमें एक इशारा किया, हम सभी को एक इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, विद्यालय डिसमिस हुआ, बंद हुआ। यू मे गो, आप सभी जा सकते हैं। ये यहाँ पे आप लोगों का लेसन ख़त्म हुआ मित्रों। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में, ताकि उन लोगों का इंग्लिश आसान हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।